मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कवर करेंगे, नाम है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के नियम। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है तो इतना ईजी नहीं है, आराम से करेंगे, होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट व्हेन 3 लेबरर्स आर हायर्ड अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दे रखी है। आपने जब तक देखो, ये तो पता है कि अगर आपको कुछ पैदा करना है, कुछ उत्पादन करना है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, माल लगाना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी। तो जब तक आप लेबर नहीं लगाओगे तब तक तो प्रोडक्शन होने से रहा। फिर देखो क्या होता गया, वो समझने की कोशिश करो। जब हमने पहला लेबर लगाया तो 350 उत्पादन हुआ, यानी वो 350 का 350 उसी ने किया। जब दूसरा लेबर लगाया तो 300 का और उत्पादन हुआ। सीमांत उत्पादन का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई को लगाने से होने वाला उत्पादन, ठीक है। जब हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट तो उसका मतलब होता है एक एडिशनल इकाई को बनाने में आने वाली लागत। जब हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट तो मतलब एक और लेबर को या एक और मशीन को लगाने से होने वाला उत्पादन। तो 300 का उत्पादन और हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका कुल उत्पादन 650 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड लेबर आया तो 250 का उत्पादन और हुआ, यानी सीमांत मतलब और हुआ, तो 650 तो हो ही गया था, तो 250 और हुआ, तो ये हुआ 900। आप इन क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से देखना, सिंपल है पर ध्यान से देखना क्या मांगा है। इसने पूछा है 3 मजदूरों को रखने पर टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, टोटल आउटपुट कितना होगा, तो आंसर है 900। ये भी पूछ सकता था कि बताओ औसत उत्पाद कितना होगा। अगर आपको औसत निकालना होता तो आपका जितना भी टोटल आउटपुट होता है उसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स हो जाता, यानी इसे ये पूछता तो 900 यूनिट बनाए हैं 3 लेबर ने, तो आपका एवरेज आता 300। और वो टेबल में कुछ भी पूछ सकता है, आपने को ये टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो इसने टोटल पूछा तो ये 900 है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अ प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन, मैं आसान में बताता हूँ, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताने वाला फंक्शन होता है उसे अपन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। किसके बीच में? इनपुट यूनिट्स, आप इतना लगाएंगे तो इतना पैदा होगा। मैं बार बार एक एग्जांपल लूँगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, और मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो एक डिजिटल बोर्ड होगा तो इतने वीडियोस बनेंगे, 5 होंगे तो इतने बनेंगे। मेरे पास एक टीचर होगा तो इतने वीडियो बनेंगे, और 10 टीचर होंगे तो इतने वीडियो बनेंगे। तो इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन बताता है वो होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ये फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच की क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताता है। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए होगा। अच्छा, ये कहना कि ये इनपुट और आउटपुट के प्राइजेस के बीच में संबंध बताता है, नहीं। ये प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन बताता है, नहीं। ये स्टॉक के बीच रिलेशन बताता है, नहीं। ये इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स के बीच के रिलेशन को बताता है। मैंने कहा थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चन है, भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, बट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत आराम समझ में आएगा। अब इसको जरा देखो, ये प्रोडक्शन फंक्शन को लिखने का तरीका है, ये एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल तरीका है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी लेबर लगाते हो, कितनी कैपिटल लगाते हो और कितना आप मटेरियल लगाते हो। और वाकई में रियल में होता भी यही है, जितना ज़्यादा माल लगाओगे, जितना ज़्यादा लेबर लगाओगे, जितना ज़्यादा कैपिटल लगाओगे, क्वांटिटी उसी तरह से उत्पादित होगी। तो ये जो कहलाता है इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। चलो सिंपल। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एसोसिएटेड विद। आप रट्टा लगा सकते हैं लेकिन आप पहले पूरी बात समझ लीजिए। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन फंक्शन समझ लिया। प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन फंक्शन। अगेन आगे ये भी आएगा कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन 2 होते हैं। शॉर्ट रन में जो देखने को मिलता है लॉ, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लॉन्ग रन में जो देखने को मिलता है वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अभी इसने कहा था कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है क्या होता है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं एमसीक्यू के थ्रू ही आपको चैप्टर बता दूंगा और बीच में थोड़ा सा वैसे भी समझाऊंगा। तो ये कब लागू होता है या इसका एसोसिएशन किससे है, ये शॉर्ट पीरियड से है। सेकंड ऑप्शन था लॉन्ग पीरियड, नहीं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नहीं, ना तो शॉर्ट ना लॉन्ग, नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम शॉर्ट रन में लागू होता है।
अब शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हम कम से कम एक फैक्टर को कहें फिक्स रखते हैं, जैसे हमने बार बार बात की है, इसलिए पहले अपन ने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें प्रोडक्शन के फैक्टर पे बात की थी। तो देखिए भूमि, पूंजी, श्रम और आपका साहसी, मान लीजिए कि अपन इसको मान लेते हैं कि 4 फैक्टर उत्पादन के होते हैं। इसमें जो श्रम होता है उसमें अपन आराम से चेंज कर सकते हैं और भूमि में जनरली आराम से चेंज नहीं कर सकते। तो सपोज करो आप इसको फिक्स रखते हैं और केवल श्रम को चेंज करते हैं, या श्रम और पूंजी दोनों को चेंज करते हैं, या श्रम पूंजी साहसी को चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं उनमें भी भेद है। कुछ लोग कहते हैं कि है ना एक वेरिएबल में चेंज किया जाता है, और लेकिन अधिकतर लोगों का ये मानना है कि एक फैक्टर को फिक्स रख के बाकी को चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में। आई रिपीट, एक फैक्टर को कम से कम एक फैक्टर को फिक्स रख के बाकी फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, तो वो शॉर्ट रन होता है। और शॉर्ट रन में जो नियम देखने को मिलता है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर एक। आराम से इतने क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर का, आप हर क्वेश्चन लगा लोगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आराम से। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स फैक्टर किसको कहें, वेरिएबल फैक्टर्स। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक ऑफिस है जिसमें मैं मान लो वीडियो बनाता हूँ, मैं एक इसी के थ्रू आपको बता रहा हूँ, और मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्री हो सकती है। तो जनरली ज़मीन में, प्लांट में और मशीनों में बहुत जल्दी से चेंजेस नहीं होते। मेरे पास एक ऑफिस है, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है, तो ये हो गए मेरे फिक्स फैक्टर। अच्छा, मैं जो बदल सकता हूँ वो क्या, मैं टीचर्स की संख्या बदल सकता हूँ, मटीरियल और एनर्जी ये बदल सकता हूँ, तो ये आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, चलो आराम से बात करते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। तो शॉर्ट रन वाला फंक्शन तो हो गया वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, और लॉन्ग रन में आपको देखने को मिलता है रिटर्न्स टू स्केल्स, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर बी होगा। जरा आप देख लीजिए कि लॉन्ग रन में आपको क्या देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिले, हो सकता है आपको कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिले, और हो सकता है आपको डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, ओके। अब हो सकता है आपको IRS, हो सकता है आपको CRS, और हो सकता है आपको DRS देखने को मिले। अब ये क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, हम उत्पादन के सभी साधनों में, जिसको कारक भी बोलते हैं, हम उत्पादन के सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि पहले हम एक मशीन और एक लेबर से काम करते थे, ठीक है, और बाद में हमने एक और मशीन लगा दी और एक और लेबर लगा दी। ठीक है, ध्यान देना, आपने एक एक मशीन, और अब यहाँ पे पहले आपका प्रोडक्ट कितना था 4, और अब आपका प्रोडक्ट कितना है 10। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझो, जरा सा समझो, तो आपने देखो 1 से 2 मशीन की, यानी आपने मशीन में और लेबर में 100% चेंज किया, लेकिन यहाँ आपको 4 से 10 हो गया, यानी यहाँ जो आपको चेंज देखने को मिला वो 150% देखने को मिला। आप कहेंगे सर कैसे, 4 से 10 हो गया मतलब कितना चेंज आया, 6/4 करोगे तो 150% चेंज मिला। मतलब तुमने इनपुट, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चनों का लिए आंसर बनेगा, आपको लगेगा सर एक क्वेश्चन में इतना समय लगा रहे हो। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, जितना आप लगाते हो उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। आपने 100% लेबर लगाई, इनपुट आपने 100% लगाया, लेकिन आपको 150% का उछाल देखने को मिला उत्पादन में। इसी तरह से फिर आपने और लगाया 2 से 3, यानी यहाँ देखा जाए तो आपने 50% इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ 10 से आपको 18 देखने को मिला, यानी आपको 80% का उछाल देखने को मिला। ठीक है, यहाँ आपने 3 से 4 किया, यानी यहाँ आपने ऑलमोस्ट 33% चेंजेस किया, लेकिन यहाँ आपको 18 से 28 देखने को मिला, तो 10/28 करने पे थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब है एक बार के लिए जब साधनों का बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग होता है तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलते हैं, फिर आपको कांस्टेंट रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं, और फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न टू स्केल्स में ये तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। आराम से बार बार क्वेश्चन शॉर्ट रन लॉन्ग रन की तरफ मूव करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आएगा, डेफिनेट समझ में आएगा। अभी हमने केवल ये कहा कि लॉन्ग पीरियड के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके ऊपर जो लॉ लगता है वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, मैं एक बोलता हूँ हिंदी में भी, चूंकि स्टूडेंट है तो पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट। इन इकोनॉमिक्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। भाई आप शॉर्ट रन किसको कहते हैं, लॉन्ग रन किसको कहते हैं? चूंकि अपन जनरली कॉमर्स की दुनिया से आते हैं तो अपने दिमाग में शायद ये होता है, या मेरे दिमाग में भी था, कि भाई अगर 1 साल तक का पीरियड है तो वो शॉर्ट रन होगा, और 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है तो वो लॉन्ग रन होगा। ऐसा नहीं होता।
यूं समझ लो, जब उत्पादन के सभी साधनों में एक प्रिपोर्शनेट चेंज कर दिया जाता है, उत्पादन के सभी साधनों में जब कर दिया जाता है तो वो लॉन्ग रन होता है। और शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है, बाकी में भले आप चेंज कर सकते हो पर कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है, तो वो आपका शॉर्ट रन होता है। तो यूं समझ लो इसको दूसरी भाषा में, जब तक प्रोडक्शन का एक भी फैक्टर फिक्स होता है तब तक आपका शॉर्ट रन ही चलता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। पहले में कहता है अल्पकाल में सभी इनपुट स्थिर होते हैं, नहीं, सभी नहीं होते, एक होता है। जबकि दीर्घकाल में सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं, ये लाइन सुनने में सही लग रही है लेकिन आधी लाइन गलत है। सेकंड, अल्पकाल में फर्म अपने सभी इनपुट में बदलाव करके न्यूनतम लागत संयोजन ढूंढती है, गलत है। ठीक है, और सुनते हैं। अल्पकाल में फर्म कम से कम एक इनपुट को फिक्स रखती है, जबकि दीर्घकाल में सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आराम समझ में आ गया अपने को। शॉर्ट रन में क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द फर्म्स इनपुट लेवल इज फिक्स्ड, और वाइल इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होगा, मेरे पास एक ऑफिस है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बोर्ड्स की संख्या चेंज कर दूंगा, लेबर्स की संख्या चेंज कर दूंगा, लेकिन लॉन्ग रन में तो मैं जगह जगह अपने ऑफिसेज डाल दूंगा, जगह जगह अपने स्टूडियोज़ बना दूंगा, बना सकता हूँ, ये बात है। तो शॉर्ट रन में कम से कम आपका एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स होता है। होप समझ में आ रहा है, सी। ठीक है, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन फंक्शन द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लास्टिंग। वापस वही क्वेश्चन है कि आपको समझ स्टैब्लिश करना चाहता है कि आप शॉर्ट रन समझ गए ना क्या होता है। किसी उत्पादन फलन का वर्णन करते समय अल्पकाल को सबसे अच्छा इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा मान लो कभी ये इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ के नहीं गया, तो क्या बोलेगा, सर 6 महीने के समय को शॉर्ट रन कहते होंगे। कोई कहता होगा नहीं सर 5 साल का पीरियड, जैसे हम लोन लेने जाते हैं, जब आप रूरल फाइनेंसिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको लगता है कि सर 5 साल तक का लोन शॉर्ट या मिड टर्म लोन होता होगा। जब तक सभी इनपुट स्थिर रहें, एक इस पे ध्यान दो, और जब तक कम से कम एक इनपुट स्थिर हो, तो ये इसका सही आंसर है। जब तक एक भी फैक्टर आपका फिक्स कैटेगरी में चल रहा है, आप बाकी को चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस मतलब कम करना ज़्यादा करना, जैसा भी तुम्हें करना है, तो तब तक आपका माना जाता है आपका शॉर्ट रन चल रहा है। तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, लॉन्ग रन डज नॉट हैव। ठीक है, हमने क्या बोला था, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स बदल जाते हैं, बहुत सारे स्टूडियो हो जाएंगे, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले टीचर्स हो जाएंगे, लॉन्ग रन में सब बदल जाता है। तो लॉन्ग रन में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, एवरेज कॉस्ट तो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी हमेशा आएगी, फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी देखने को। लॉन्ग रन में चूंकि सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो आपको फिक्स कॉस्ट नहीं मिलेगी, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अगेन कॉस्टिंग वाले चैप्टर्स में आप जाओगे तो आपको अलग सीन दिखाई देगा। लॉन्ग रन में इकोनॉमिक्स की भाषा में चूंकि सारे फैक्टर्स में एक अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है, तो वहाँ आपको फिक्स कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स के सेंस में इस चैप्टर को समझना है। नेक्स्ट, इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन 2 इनपुट्स आर। ठीक है, कॉब डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, ठीक है, और अमेरिका की इंडस्ट्रीज पे जाके उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने 2 फैक्टर्स में चेंज किया था, एक तो था लेबर और एक था कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल, बहुत ही सिंपल बट समझने जैसा क्वेश्चन। उन्होंने लेबर और कैपिटल को बदल के कहा था, इतना करोगे तो इतना होगा। ठीक है, पहले उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, उसमें कुछ कमी थी, उसके बाद उन्होंने ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन दिया। ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। क्यों मतलब कितना पैदावार होगा, ये डिपेंड करेगा आप कितनी लेबर लगाओगे, कितनी कैपिटल लगाओगे, उसकी लोच कितनी है। ये जो अल्फा का साइन है, ए नहीं है अल्फा का साइन है, ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ लेबर बताएगा विद रिस्पेक्ट टू लेबर, है ना। और जो बी नहीं है, ये बीटा है, बीटा जो है वो आपकी बताएगा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। कि सर हमें क्या करना है, आप इसको यूँ समझ लीजिए, ये यूँ है कि अगर आपने 5 लेबर लगाए और 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई तो कितना उत्पादन होगा, एक इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने इसकी जगह 10 लेबर लगाए और 25 लाख रुपए कैपिटल लगाई तो कितना उत्पादन होगा। तो इस बारे में अलग अलग उन्होंने एक तरह से फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझो, ये अल्फा क्या है, ये आपकी लोच है, ये बीटा क्या है, ये लोच है। आप समझो आपके पास अल्फा और बीटा के मान दे रखे हैं और अल्फा और बीटा का मान जोड़ने पे 1 आता है, तो आप कांस्टेंट रिटर्न वाली फेज एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ा सा कह दिया था कि आप 3 तरह की फेज एंजॉय कर सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मान लो 0.6 एंड 0.5 मान लो है, और इसका जो जोड़ है वो ऑब्वियस ही बात है 1.1 हो गया है, जो 1 से ज़्यादा है, तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न
टू स्केल एंजॉय करोगे, ठीक है। रिटर्न टू स्केल मतलब ये लॉन्ग टर्म फंक्शन हुआ। अच्छा, और अगर अल्फा और बीटा का मान लो 0.4 एंड 0.45 है, यानी 0.85 आंसर आया, यानी एक से कम आया, तो इसका मतलब है आप डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल फेस करोगे, ठीक है। डेफिनेट अभी आपको समझ में पूरा आएगा, ये बार बार मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरे लिए भी नया सा चैप्टर है, बट मैं इसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा, मुझे पता है। तो कॉफ डगलस फंक्शन में दो फैक्टर्स को लिया गया था, दैट वाज लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो ए होता है वो एफिशिएंसी पैरामीटर है, मतलब आप किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि 5 लेबर और 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यक्ति 1000 यूनिट बनाए, और हो सकता है कि वही 5 लेबर और 10 लाख रुपए लगाकर एक व्यक्ति 1200 यूनिट बनाए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा वो किस तरह की टेक्निक या कहीं प्रबंधन क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ के मैनेजमेंट का लेवल क्या है या वहाँ पे टेक्निक का लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोड मत लो। अच्छा नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में ही होता है। आपका जो टोटल आउटपुट है उसमें आप इनपुट यूनिट्स का भाग लगा दोगे तो आपका एवरेज आउटपुट आ जाएगा। ये इतना सिंपल है कि जैसे मान लो 8 लेबर ने मिलके मान लीजिए 1000 यूनिट्स बनाए, तो ऑन एन एवरेज कितना बना। तो हम एवरेज कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो आप टोटल आउटपुट ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स ले लो, तो आपको पता लग जाएगा कि 125 यूनिट ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 125 यूनिट बनाई। अब एक बार अपन टेबल को बना भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लेबर था पहली लाइन में सब समान होते हैं। एक लेबर था, उसने 20 यूनिट बनाए, तो यही उसका मार्जिनल प्रोडक्ट है। अच्छा, 2 बंदे जब आए तो 25 यूनिट और बने, यानी 20 और 25 45 यूनिट बन गए, ठीक है। आप चाहो तो पहले टीपी का कॉलम बना लो, चाहे एमपी का कॉलम बना लो, माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा। मान लीजिए थर्ड लेबर को लगाने से 18 यूनिट और बने, 18 यूनिट और बने तो मतलब 45 तो पहले बन गए थे, 18 और बने तो 63। सपोज कीजिए आपने चौथा लेबर लगाया, ऐसा आलसी निकम्मा कोई फायदा ही नहीं हुआ उसके आने से, तो ये 63। इट्स लाइक ए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड प्रोडक्टिविटी। उसकी प्रोडक्टिविटी 0 प्रोडक्टिविटी है, वो कुछ करता ही नहीं है। 5वें लेबर के आने के बाद तो भैया झगड़े फसाद और भड़काना शुरू कर दिया उसने, और उल्टा -10 हो गया, आपका टोटल आउटपुट 63 की जगह 53 रह गया। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ। एक लेबर था तो 20 यूनिट बनते थे, 2 लेबर थे तो 45 यूनिट बनते थे। इसका मतलब सेकेंड लेबर के आने से 25 यूनिट का इजाफा हुआ। आप इसमें से ये घटा दो, ठीक है, Tn में से Tn-1 घटा दो, ठीक है। ओके, अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। आपका 20 यूनिट में एक लेबर की वजह से बन रहा है, तो डिवाइड 20/1 रिजल्ट 20। आपके 45 यूनिट को बनाने में 2 लेबर लगे हुए हैं, 45/2 22.5, और 63 यूनिट को बनाने में 3 लेबर लगे हुए हैं 21, 63 को बनाने में 4 लगे हुए हैं 63/4, और 53 को बनाने में 5 लगे हुए हैं 10.6। कि सर आप अपन क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज प्रोडक्ट, जिसका पूरा नाम है वैसे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एपी लिखा जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि ये एवरेज प्राइस लिखा हुआ है या एवरेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इस चैप्टर में तो देखो एपी भी मैं यूज़ करूँगा क्योंकि अपन उत्पादन वाला ही बात कर रहे हैं, पर वैसे इसको एपीपी कहना चाहिए, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। निकाला कैसे आपने, आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में आपका जो इनपुट है, इनपुट से मतलब लेबर वगैरह जो भी है, आप उसका भाग लगा दो। ऑप्शन देखो, कुल उत्पाद को कुल लागत से विभाजित करके, ऐसे करने में तो आपका एवरेज प्रोडक्ट नहीं आएगा। कुल उत्पाद से अब देखो, अगर आप वैसे एक्शन पढ़ोगे आपको दिमाग बहुत दर्द सा होगा। कुल उत्पाद को सीमांत उत्पाद से विभाजित करके नहीं, अब देखो पहले ही पता है ना कि कैसे निकलता है, तो अब आप देखोगे कि कुल उत्पाद को परिवर्तनीय इनपुट की इकाइयों की संख्या से विभाजित करके बिल्कुल सही है। अगर आपको एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, ये करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलो इसके बाद अपन देखते हैं, सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट जनरेट कॉरस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट ऑफ 200, 350, 450, 500, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट इज। सपोज करो आपने एक बंदे को लगाया तो आपने देखा 200 यूनिट बने, फिर आपने एक और बंदे को लगाया तब आपने देखा 350 यूनिट बने कुल, क्योंकि टोटल दे रखा है ना, टोटल दे रखा है। फिर आपने 3 बंदों को रखा तो आपके 450 यूनिट बने, और
चौथे बंदे को रखने के बाद आपके 500 यूनिट बने, ठीक है। अब मार्जिनल आउटपुट कैसे निकालते हैं? पहला तो सेम रहता है, पहले बंदे के आने से ही 200 बने, दूसरे बंदे के आने से 150 बने। सर ये 150 कैसे आता है, हमें समझ नहीं आता। अरे यार सिंपल है, तुम समझ ही गए हो। इसमें से इसको लेस कर दो कि पहले 200 बन रहे थे, अब 350 बन रहे थे, एडिशनल कितने बने? एडिशनल के लिए मार्जिनल वर्ड आता है, 150 बने। अच्छा, पहले 350 बन रहे थे, अब 450 बन रहे हैं, तो अब इसके आने से कितने बने? 100। और इसके आने से कितने बने? 500, 450 हो गया 50। अब ये क्या पूछ रहा है? क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पूछ सकता है, एवरेज प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट या कहें मार्जिनल आउटपुट ऑफ द थर्ड यूनिट। बताओ इसके आने से क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ इसके आने से 100 यूनिट बने हैं, तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट। इसके आने से 100 यूनिट बने। कि सर इतना आसान? इतना आसान ही है भाई। चलो नेक्स्ट। अरे सर ये क्या आ गया? अब इसमें चित्र आया है, अब तुम देखो इस चित्र को समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी समझ का पता तो उससे ही चलेगा ना। कहता है इन दिस टोटल प्रोडक्ट कर्व, ये आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व है, यानी आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, दिख रहा है बढ़ता हुआ, और नीचे एक जगह गिरता हुआ दिख रहा है। ये आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ अ लेबर इज डैश डैश, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द डैश डैश यूनिट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया, पर मुझे ये बात समझ में है आती है कि जैसे टेबल के फिगर को देख के अपन कर्व बना सकते हैं, वैसे ही, क्योंकि अपन बनाते हैं ना सारणी की सहायता से वक्र बनाते हैं, उसी तरह से आप वक्र को देख के भी समझ सकते हो। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लेबर इनपुट। ये क्या था? 0। जब जीरो लेबर थी तो ये भी 0 पे था, तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी 0 पे था। कोई काम करने आएगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे? भूत तो है नहीं, ठीक है। एक बंदे के आने से आप 6 यूनिट बना पा रहे हो, वेरी गुड। 2 बंदों के आने के बाद आप 14 यूनिट बना पा रहे हो, ठीक है। ये चित्र देख के पता लग रहा है ना, मुझे पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा होगा। 3 बंदों के आने के बाद आप 20 यूनिट बना पा रहे हो। 4 बंदों के होने पे, 4 वाली लाइन कहाँ जा रही है? 24 पे। 4 बंदों के होने पे आप 24 यूनिट बना पा रहे हो। 5 बंदों के होने पे आप 25 यूनिट बना पा रहे हो, और 6 बंदों के आ जाने पे आपका टोटल नीचे चला गया है, नीचे जाके 20 हो गया है, ठीक है। अब इतना मैंने बना लिया, मतलब मैंने टेबल कर्व को टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसने मुझसे पूछा बताइए कि श्रम की तीसरी इकाई, इसके बारे में पूछ रहा है। श्रम की तीसरी इकाई का सीमांत भौतिक उत्पाद कितना है? ओके, तो पहले कितनी बन रही थी? 14 यूनिट। थर्ड के आने के बाद कितनी बन रही है? 20। तो कितनी एक्स्ट्रा बन रही है? 6। तो इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। आप चाहो तो सारे एमपी निकाल सकते हो, पर मैं सारे क्यों निकालूं? क्योंकि मुझसे पूछा ये है कि बताओ थर्ड यूनिट या लेबर, क्योंकि थर्ड मशीन हो सकती है, थर्ड मटेरियल हो सकता है, थर्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसलिए अपन बोला थर्ड यूनिट के आने से कितने यूनिट बन रहे हैं? 6 यूनिट बन रहे हैं, तो 6 इसका आंसर आएगा। तो 6 तो इसमें सब में दे रखा है, मर गए। फिर इसने बोला है अच्छा कि तीसरी इकाई का सीमांत भौतिक उत्पाद तो हो गया 6 है, श्रम की कौन सी इकाई का सीमांत भौतिक उत्पाद ऋणात्मक है? ठीक है, देखो चौथे बंदे के आने से, अच्छा तो मैं को पास में बना लेता हूँ ना, चौथे बंदे के आने से 4 यूनिट एक्स्ट्रा बने हैं, 20 से 24 हो गए। पांचवें बंदे के आने से 1 यूनिट एक्स्ट्रा बना है, आप मानोगे। और छठे बंदे के आने से 5 यूनिट का नेगेटिव हुआ है, 25 की जगह उल्टा 20 यूनिट बन गए हैं। जैसे क्या होता है ना कि जैसे तालाब में गंदी मछली आ जाती है ना, एक जैसे कुछ बच्चे का ग्रुप स्टडी करते हैं तो 1 से 2 होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सिनर्जी क्रिएट होती है। 2 से 3 होते हैं तो कई बार और बढ़ जाती है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसका साइंस अच्छा है, उसका कॉमर्स अच्छा है। फिर उसमें एक चौथा आ गया लपूट, वो तो बोले क्या पढ़ने में लगे हुए, ऐश करो, खाओ पियो ना, मौज करो। तो वो उसने क्या किया, आउटपुट गिरा दिया। तो वो कौन सी, जैसे मेरे एग्जाम्पल में वो चौथी मछली गंदी है, इस क्वेश्चन में 6th मछली जो है वो गंदी है, तो 6 एंड 6th इसका आंसर ये आएगा। यहाँ पे 6 क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? थर्ड यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट 6 यूनिट है और 6th यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है। क्वेश्चन में लैंग्वेज देख के हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अच्छा अब के आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को कर पाने के लिए आपको ये समझ में आना जरूरी है, ये टेबल, इस टेबल से बनने वाला कर्व और कर्व के बेस पे दिए जाने वाले आंसर। तो मैं थोड़ा समय लूँगा, लेकिन अगले 3-4 क्वेश्चनों का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको ये समझ में आ जाए। सपोज कीजिए ये आपको बात समझ में आ गई ये बात,
एक लेबर को लगाया तो 20 यूनिट बने, फिर 50 बने, 90 बने, ऐसे। तो ये क्वेश्चन में आपको टीपी, एमपी या एपी में से एक चीज़ तो दे रखी होगी। अब अपन एमपी कैसे क्रिएट करेंगे? पहले बंदे के आने से तो 20 ही बने, दूसरे बंदे के आने से 50 बनने लग गए, पहले तो 20 ही बन रहे थे, तो इसका मतलब 30 यूनिट्स बने। तो इसमें से इसको लेस करना है, ऐसे आप लेस करते जाओ, 90 में से 50, 140 में से, है ना, ऐसे आप लेस करते जाओ। ये तुम कर लोगे, मुझे पता है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे बनता है? आपका जो टोटल प्रोडक्ट है इसमें जो फर्स्ट यूनिट्स का कॉलम है उसका भाग लगा दो। जैसे आपने 20 के अंदर, इसके अंदर ना, ये 20 के अंदर 1 का भाग लगाया, इस 50 के अंदर आपने 2 का भाग लगाया, इस 90 के अंदर आपने 3 का भाग लगाया, 140 के अंदर 4 का भाग लगाया, एंड सो ऑन। इस तरह से आपका एवरेज प्रोडक्ट आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि अपन एक ही चित्र पे तीनों रेखाओं को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आराम से। ये पहले बंदे की वजह से 20 यूनिट बनी, ठीक है। दूसरे बंदे के आने के बाद 50 यूनिट बनी। थोड़ा समय लगेगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर बाद में इस लाइन को मिलाया है। थर्ड यूनिट पे कितना है? 90। चौथे पे कौन सा है? वो ये भी पूछ सकता है, तो पूछने का उसका तो केवल ये देखना है कि आपको समझ है या नहीं। वो पूछ सकता है कि इसमें से लाल रंग की रेखा है वो कौन सा कर्व दिखाती है। तो ये जो लाल रंग की रेखा जा रही है ये आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है, ठीक है। और ये लगातार बढ़ रही है और बढ़ने के बाद थोड़ा स्टेबल हुई है और फिर ये नीचे गिर रही है, दिख गई, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट कौन सी है? चलो आप बताओ, हरी वाली है कि ब्लू वाली है? तो देखो पहले में क्या आ रहा है? 20, तो पहले पे आ रहा है 20। तब तो ये दोनों समान ही थी, तो अभी तो पता नहीं चलेगा। इस पॉइंट पे बता नहीं सकते आप कौन सी हरी काटूं, हो ना, बम काटूं, हरा काटूं या ब्लू काटूं। लेकिन दूसरी पे मार्जिनल प्रोडक्ट 30 है, तो दूसरी पे मार्जिनल प्रोडक्ट 30 है, तो 30 कहाँ आएगा? 25 से थोड़ा ऊपर, यानी ये वाली। तो ये जो हरी वाली है ना सर, ये हरी वाली मार्जिनल प्रोडक्ट है। और कंफर्म कर लेते हैं, तीसरे पे मार्जिनल प्रोडक्ट 40 है, तो तीसरे पे ये 40 आ गया, और चौथे पे 50। अब तो मेरे को कंफर्म हो गया, ये जो हरी वाली लाइन है ये आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व वाली लाइन है। समझ में आ गई? तुम्हें आ गई समझ में? और एक जो रेखा है वो आपकी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एपीपीसी है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप कुछ बातें समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप देखो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ मैक्सिमम है? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम है। कौन सी यूनिट पे? चौथी यूनिट पे। गौर करना, चौथी यूनिट पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैक्सिमम है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, इसको है ना, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब सर क्या है? इसके बाद आपके जो वक्र की गति है वो चेंज होगी। जैसे आप एक स्पीड से भगाते हो, जैसे कार भी होती है भागती है, एक वक्र भी होता है। पहले खड़ी स्पीड में जा रहा है, पहले आप देखो यूं जा रहा है ये, है ना, देखो इसमें मेरा ये चल रहा है ना, इसमें देख पा रहे होंगे, पहले यूं चल रहा है, लेकिन यहाँ के बाद आके इसकी गति टूटेगी, समथिंग एक ब्रेक लगेगा। यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बाद गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ इसकी गति टूटेगी। तो ये गति परिवर्तन बिंदु है, गति परिवर्तन बिंदु है, या विभक्ति बिंदु भी बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कहाँ पे? जहाँ पे मैक्सिमम प्राइस, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है वहाँ आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप देखो यहाँ पे आपकी हरी वाली लाइन यानी मार्जिनल प्रोडक्ट वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन यानी एपी वाली लाइन, ये दोनों बराबर हो गई हैं। तो जहाँ पे आपका एमपी और एपी बराबर हो जाता है वहाँ आपका एपी अधिकतम होता है। कैसा समझ नहीं आया? जहाँ आपका एमपी और एपी एक दूसरे को काटता है वहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम होता है। इस वाले बिंदु पे, इस वाले बिंदु पे आपका, फिर मैं आपको इस टेबल से और भी बातें बताऊंगा। यहाँ पे आपका एमपी और एपी बराबर हो गया है, ठीक है। अब ये वाली स्टेज तक आपकी फर्स्ट स्टेज चलती है, ये वाली स्टेज तक आपकी फर्स्ट स्टेज चलती है। मतलब फर्स्ट स्टेज में मतलब शुरू में लेबर्स की संख्या बढ़ाने से आपका आउटपुट बढ़ता है, आपको संस्था को मज़ा आता है। एक बंदा रखा, प्रोडक्शन डबल नहीं हुआ, 1.5 गुना हो गया। दूसरे बंदे को रखा, यानी 50% लेबर हमने बढ़ाई और 70% आउटपुट बढ़ गया। ऐसा तो शुरू में आपका मज़ा जब आता है तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होता है। कब तक? जहाँ तक एमपी इक्वल टू एपी होता है वहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज चलता है, ठीक है। उसके बाद
ये आपकी फर्स्ट स्टेज को दिखाने वाली लाइन है, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेज। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखो आपकी MP 0 हो गई है 7, यानी अब 7वें बंदे को लगाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये वाला जो स्टेज है इसको अपन बोलते हैं सेकंड स्टेज। और व्यवहार में जो उत्पादन होता है वो यहीं पे होता है। आपको लग सकता है, अगर आपको ये समझ में भी आ गया, अगर आपने आधी बात सुनी तो आपको लगेगा कि सब फर्स्ट स्टेज तक ही प्रोडक्शन करता होगा। नहीं, फर्स्ट स्टेज तक तो उत्पादन बढ़ता ही है। तो जब तक आदमी चोट नहीं खाता वो तो और लेबर लगाया जाएगा। वो तो जब फिर लेबर के लगाने से भी आउटपुट आना बंद हो जाएगा तो वो रुकेगा, अदरवाइज तो वो ऑपरेशनल लेवल पे लेबर लगाएगा। मैं एक लेबर लगाने से और आउटपुट बढ़ा तो वो देखेगा अभी और बढ़ेगा, तो उसको और एक्सप्लोर करेगा। फिर उसके बाद जब अब वो यहाँ आके थम जाएगा, जब और यूनिट लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है तो वो लेबर को तनख्वाह क्यों देगा, बेवजह अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाएगा। तो ये वाली सेकंड स्टेज होती है, यही वाली स्टेज व्यवहार में लाई जाती है, इसी को ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज पे इंसान को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें वो आके मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट के नेगेटिव होने से आपका टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा, तो इसलिए आपको थर्ड स्टेज पे नहीं आना चाहिए। बाकी थर्ड स्टेज देखने को मिलती है। अगर आप भूमि को स्थिर रख के, मान लो मेरे पास एक स्टूडियो है, एक टीचर रखूँ, 2 टीचर रखूँ, 3 4 5 टीचर रखने से तक तो मेरा काम बढ़िया चलेगा। फिर उसके बाद ज़्यादा आउटपुट आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में इनपुट को बढ़ाने से आपका तेज गति से आउटपुट बढ़ता है। इसको बोलते हैं बढ़ती गति से आउटपुट बढ़ता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा वो धीमी गति से बढ़ता है। पहली स्टेज में पहले वो बढ़ती गति से बढ़ता है और फिर लास्ट में आकर थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है। सेकंड स्टेज में बढ़ता तो है पर वो धीमी गति से ही बढ़ता है। तो सेकंड स्टेज का फिक्स है, सेकंड स्टेज में धीमी गति से प्रोडक्शन बढ़ता है। और थर्ड स्टेज में तो आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करने लग जाता है, गिरने लग जाता है, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एक और यूनिट से होने वाला उत्पादन नेगेटिव हो जाता है। लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, आपका एवरेज नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज अभी भी पॉजिटिव बना रहेगा। आपका ये देखो मार्जिनल डिप करके 0 से नीचे चला गया यहाँ पे, लेकिन आपका अभी भी एवरेज वाला लाइन बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। ओके, बस अब एक और बात ध्यान देते हैं। देखिए, जैसे मान लो, इसको मैं यहाँ पर ना क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक प्लेयर का आउटपुट है, एवरेज है 20, कि वो मैच में 20 रन बनाता है। तो अगर उसको एवरेज सुधारना है ना, तो उसको अगले मैच में 20 से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। ये बात सिंपल है। किसी बंदे का एवरेज स्कोर 20 है, या आप अपना टेस्टों में स्कोर देख लो, आपका टेस्ट में स्कोर जनरली 20 आता है। तो अगर आपको अपना एवरेज सुधारना है ना, तो आपके अगले मैच में 20 से ज़्यादा रन बनने चाहिए। जैसे यहाँ 30 रन बने ना, तो आपका एवरेज सुधर के 25 हो गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया 25। अब अगर आपको 25 को बीट करना है, बात समझते हैं ना, अगर आपको 25 को बीट करना है तो आपका अगले टेस्ट में स्कोर 25 से ज़्यादा आना चाहिए। इसका स्कोर 25 से ज़्यादा आया, इससे वापस का एवरेज इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो ओके। एक बात मेरे को याद आई थी कि इसी तरह से सोसाइटी ग्रो करती है, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करता है, कभी आएगा समझ में आपको। चलो इसके बाद आप देखो, अब आपके लिए टारगेट हो गया 30। अगर आपको 30 को इम्प्रूव करना है तो आपको 30 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, 30 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। आपने आप 50 रन बनाए, ठीक है। तो अब आप यूँ समझिए कि जब तक आपका MP AP से ज़्यादा रहेगा, आप इंक्रीजिंग रिटर्न एंजॉय कर रहे हैं, आप इंक्रीजिंग रिटर्न एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ तक आपका MP जो है वो मोर देन AP रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका स्कोर हो गया 35। ठीक है, अब अगर आपको स्कोर इम्प्रूव करना है, अगर आपको स्कोर इम्प्रूव करना है तो आपको 35 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप 35 रन नहीं बना पाए तो आप यहाँ हो गए। अब आपसे मतलब ज़्यादा रन बन नहीं रहे हैं, आपने इम्प्रूव करते 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 जितना कर लिया, अब आपसे ज़्यादा रन नहीं बन रहे। तो यहाँ पे जहाँ पे MP इक्वल टू AP होता है, MP इक्वल टू AP होता है, वहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज चलता है, वहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज चलता है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद 35 हो गया, लेकिन अब आपसे 25 रन नहीं बन रहे हैं। 35 आप एवरेज लेके चल रहे हो। ये होता है जब खिलाड़ी का संन्यास का समय आता है ना, तो ऐसा होता है, वो 35 का एवरेज लेके चल रहा है, लेकिन वो 25 पे आउट हो गया, तो उसका एवरेज क्या करेगा, गिर गया। फिर बाद में क्या हुआ, 33 रह गया, फिर वो 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, तो उसका एवरेज और पुअर हो गया, एंड फिर ऐसे एवरेज पुअर होता जाएगा। तो फिर आपका एक स्टेज के बाद MP जो होता है वो AP से कम होने लग जाता है।
अब आपने ये सुन लिया, ये थ्योरी सुन ली, मान लो किसी लेक्चर में भी पढ़ ली, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसीलिए मुझे 3-4 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बताना ज़रूरी था। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर को कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, कहता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैंने बताया था ना, इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ आपका MP जो होता है मैक्सिमम होता है। जरा इस चित्र को देखो, आप आराम से देखो, इसमें ये लिखा है टोटल प्रोडक्ट, आराम से, ये वाला लिखा है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये वाला मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये MP की लाइन है, और यहाँ ये MP का पीक है, तो यहाँ पे यहाँ से इसको बढ़ाया है, ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपकी TP की स्पीड है वो बदल जाएगी। अब तक आपका MP बढ़ती हुई गति से बढ़ रहा था, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद, विभक्ति बिंदु के बाद, वो घटती दर से बढ़ेगा, वो घटती दर से बढ़ेगा। उसके बाद AP और MP के टकराने तक, MP और AP के टकराने से तक वो घटती दर से बढ़ेगा, और यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा मैंने वापस का अवलोकन दिया है, PDF मिल जाएगी आपको, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद आप नीचे अब आपको है ना एक उत्पादन प्रक्रिया दे रखी है, आपको समझने की कोशिश करनी है क्या हो क्या रहा है, कि जब वर्कर नहीं था तो आउटपुट नहीं था, ठीक है। जब एक वर्कर था तो 23 यूनिट बने, 2 वर्कर थे तो 40 यूनिट बने, तो मतलब टोटल दे रखा है, टोटल आउटपुट दे रखा है। और 3 वर्कर थे तो 50 यूनिट बने। तो मैंने कहा हाँ क्या चाहते हो, इसने बोला बताओ ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो मुझे तो पता है कि रिटर्न टू स्केल पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म में वर्ड यूज़ होता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर सारे फैक्टर्स बदलते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर तो सारे फैक्टर्स बदलते हैं, इसमें तो केवल वर्कर ही बदल रहे हैं, यानी एक इनपुट में ही बदलाव कर रहा है, मतलब ये शॉर्ट रन का क्वेश्चन है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ये क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ देखते ही कि ये क्वेश्चन शॉर्ट रन का क्वेश्चन है, और शॉर्ट रन के लिए रिटर्न टू स्केल वर्ड नहीं आता। अच्छा, अब रह गया B और D में लड़ाई, B कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और D कहता है इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मैं मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले बंदे के आने की वजह से ही 23 यूनिट बने, दूसरे बंदे के आने की वजह से 40 में से 23 गए तो 17 यूनिट ही बने, और थर्ड बंदे के आने की वजह से 10 और यूनिट बने। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन क्या है, घटती हुई दर से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये है श्रम का घटता हुआ सीमांत उत्पाद। देख के मुझे तो समझ में आ रहा है, होप मैं आपको भी समझा पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ, अभी आप देखो जो मार्जिनल प्रोडक्ट की आपकी लाइन जाती है, ठीक है, इस तरह से जो लाइन जाती है, ये एक तरह से TP की गति को तय करता है। आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, आपका और कितना यूनिट बनेगा, और कितना यूनिट बनेगा, क्योंकि जितना जितना यूनिट बनेगा उतना उतना आपका TP बढ़ेगा, ठीक है। जितना जितना MP बनेगा उतना उतना ही आपका TP बढ़ेगा। तो वो एक तरह से TP का जो वक्र है, या जो TP का ढाल है, कि उसका जो स्लोप है उसको तय करता है कि आपका TP यूँ जाएगा, या आपका TP यूँ जाएगा, या आपका TP यूँ जाके डिप होगा। ये कौन तय करेगा, यानी ये सारे ही चित्र हैं,
सारे ही चित्रों में पॉसिबल है। ये कौन तय करेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो मैथमेटिकली टोटल प्रोडक्ट कर्व का स्लोप हुआ करता है, वो कुल उत्पाद वक्र का स्लोप हुआ करता है। जब परिवर्तनीय कारक की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद होता है। अब ये क्या कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, मान लो लेबर है, आप उस लेबर को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। क्या देखा इन्होंने कि लेबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा जो एपी है वो भी बढ़ रहा है। तो देखिए एवरेज, आपका एवरेज तभी इम्प्रूव होगा जब आपका एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी हो। मैंने यही इसीलिए आपको वो टेबल वाला क्वेश्चन बताया। अगर आपका एमपी एपी से ज़्यादा होगा तो आपका एपी डेफिनेट इम्प्रूव होगा। तो इसने क्वेश्चन यही पूछा, तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? वो औसत उत्पाद से ज़्यादा होता है। एक रिलेशन आप याद करके जाइएगा। एक तो आप टीपी और एमपी के बीच के रिलेशन अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है, और एक आप एमपी और एपी में क्या रिलेशन है। मैं आपको ये 7-8 नियम बता देता हूँ जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट कहता है कि जब आपका टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है ना, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तो इसका मतलब है आपका एमपी भी बढ़ रहा है। पहला नियम निकल के आया, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी टोटल प्रोडक्ट न केवल बढ़ रहा है बल्कि बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, तो आप मान के चलिएगा कि आपका एमपी भी बढ़ रहा है। सेकंड, अगर आपका टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका एमपी में गिरावट शुरू हो गई है। रिपीट कर रहा हूँ मैं एक ही बात को, अगर आपकी टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आपका एमपी गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर जिस बिंदु पे एमपी शून्य हो जाता है तो उस बिंदु पे टीपी अधिकतम हो जाता है, या भले इसको उल्टा बोलो, जब टीपी अधिकतम होता है तो हम पाते हैं कि एमपी शून्य पे होता है। और एक चौथा है, जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी में गिरावट शुरू हो जाती है। या यूं कह लो कि टीपी में गिरावट शुरू हो गई है, इसका मतलब है एमपी ऋणात्मक हो गया है। तो एक तो आपको टीपी और एमपी के अंदर ये जो 4 इन्होंने पॉइंट बताए, ये 4 आपके एमसीक्यू कवर हो गए। अच्छा, अब आप एपी और एमपी के बीच में रिलेशन समझ लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एवरेज इंप्रूव होता जाए तो फिर एमपी मस्ट बी ग्रेटर देन एपी। ये होने पे आपका एपी इंक्रीजेज होगा। जब एमपी एपी से ज़्यादा होगा तो एपी इंक्रीजेज होगा। उल्टा भी सही है, अगर आपका एमपी एपी से कम होगा तो एपी गिरना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप जो आपका एवरेज है, अगर आप एवरेज के बराबर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका एपी गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, एपी वहां अधिकतम होगा जहां एमपी इक्वल टू एपी होगा, ठीक है। एमपी और एपी जहां इक्वल होंगे वहां एपी अधिकतम होगा, उसके बाद एपी का गिरना शुरू हो जाएगा। और एक लास्ट बात, एमपी आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी अधिकतर पॉजिटिव ही बना रहता है, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे कि इसमें एमपी की जो लाइन है ये गिरते गिरते हो सकता है नीचे चली जाए, ठीक है, ये नीचे चली जाए, लेकिन एपी की लाइन नेगेटिव नहीं होती। तो टीपी और एमपी और इसी तरह एमपी और एपी के बीच का रिलेशन आप अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। एक बार मैं फिर अभी बोलूँगा, जब कहता है श्रम का औसत उत्पाद अधिकतम होता है, ये कह रहा है कि एपी अपनी मैक्सिमम हाइट कब लेता है? जिस पॉइंट पे एमपी इक्वल यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर होता है, तो उस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट अपना पीक लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इस चित्र में ये वाला एमपी कर्व है, ये वाला, ठीक है। तो ये एमपी का पीक है ना, ये तो एमपी का पीक है, और इस बिंदु को पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक आपका उत्पादन बढ़ती गति से बढ़ता है और उसके बाद धीमी गति से बढ़ता है। और आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जो एस पॉइंट है, उस एस पॉइंट पे एमपी और एपी इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आप देखो एपी का गिरना शुरू हो जाएगा, यानी एपी ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब ली? जहां एमपी एपी के बराबर होता है, और यहीं तक फर्स्ट स्टेज होती है, इसके बाद सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। जब तक एमपी 0 नहीं हो जाता तब तक सेकंड स्टेज या रेशनल स्टेज चलती है। तो इसका क्वेश्चन तो सिंपल था कि एपी कहाँ मैक्सिमम होता है? जहां एमपी इक्वल टू एपी होता है। चलिए ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार समझ में आ गई तो फिर तो आप नींद में भी क्वेश्चन कर दोगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी शॉर्ट रन फंक्शन, शॉर्ट रन में आपके सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होते, कम से कम एक फैक्टर को तो फिक्स रखा जाता है। ओनली वन इनपुट इज फिक्स्ड
एंड ऑल अदर इनपुट्स आर कैप्ड वेरिएबल, सही लग रहा है। सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, नहीं। सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, नहीं। नन ऑफ दिस, ये सही है। कम से कम एक फैक्टर को आप फिक्स रखते हैं, जैसे मान लीजिए लैंड हो गया आपका फिक्स, और बाकी फैक्टर्स में आप चेंज करते जाते हैं, तब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट पीरियड इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ये क्वेश्चन शुरू में ही आ गया था कि प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप अल्पकाल में देख रहे हो, शॉर्ट रन के अंदर अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन को देख रहे हो, तो इसका मतलब है आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हो। और अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन को लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में देख रहे हो, तो आप लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देख रहे हो। अभी इन्होंने शॉर्ट पीरियड वर्ड कहा है, इसलिए आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न वाला नियम आएगा, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मेनली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अपन ने देख लिया था, अभी चित्र में भी आया था। पहला स्टेज होता है, दूसरा स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है। पहले स्टेज में क्या देखने को मिलता है? पहले स्टेज में ये देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन आपका तेज गति से बढ़ता है। मेनली आपका प्रोडक्शन न सिर्फ बढ़ता है बल्कि वो बढ़ती हुई गति से बढ़ता है। बढ़ती हुई गति क्या होती है वो देखो, जैसे आपका एक लेबर पे 20 यूनिट बना, 2 लेबर पे 60 बना, 3 लेबर पे 120 बना, 4 लेबर पे 160 बना। अब गौर करना, पहले लेबर के आने से कितना यूनिट एक्स्ट्रा बना? 20। दूसरे के आने से कितना बना? 40। तो न सिर्फ उत्पादन आपका बढ़ा बल्कि वो तेज गति से बढ़ा। तीसरे के आते तो और काम बढ़िया हो गया, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो गया, आपका टीपी न केवल बढ़ के 120 हो गया बल्कि उसकी बढ़त भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको यूँ समझो कि न केवल हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है बल्कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी तेज है। तो न केवल हमारा टीपी बढ़ रहा है बल्कि हमारे जो टीपी की गति होती है वो भी तेज होती है, अधिकतर फर्स्ट स्टेज में अधिकतर हिस्सों पे, है ना। थोड़ी सी ऐसा भी हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टीपी आपका बढ़े पर वो बढ़ती गति से ना बढ़े, पर इन्होंने यही मेनली वर्ड पूछा है। मेनली फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? तो मेनली फर्स्ट स्टेज में टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ता है, तो बढ़ती दर से बढ़ता है, तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए जमीन का एक टुकड़ा है, मान लीजिए फैक्ट्री है, आप उत्पादन के साधन जैसे लेबर बढ़ाते जाओ, लेबर पहले 10 लगाए, फिर 20 लगाए, फिर 30 लगाए, आप लेबर बढ़ाते जाओगे तो एक सीमा के बाद वो गिरती हुई दर से उत्पादन करना शुरू करेंगे। पहले हो सकता है वो बढ़ती गति से उत्पादन करें, लेकिन एक सीमा के बाद वो गिरती हुई गति से उत्पादन करेंगे। इसे मैं एक बार के लिए एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस में पहले एक बंदे के ऊपर पूरा काम था तो उत्पादन ठीक ठाक होता था। सेठ जी ने दूसरा तीसरा बंदा रख दिया। अब ये बंदे आने से क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन हो गया। एक बंदे ने कंप्यूटर का काम संभाल लिया, दूसरे ने मार्केट का काम संभाल लिया, तीसरा मार्केटिंग का काम या किसी और कोई काम संभाल लिया। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप लोग लगाते जाओगे तो मान लीजिए कोई इनमें से एक ऐसा नॉन वर्कर काइंड ऑफ आ गया या उत्पाती इंसान आ गया, तो वो क्या करेगा? बाकी लोगों को भी बातों में लगा देगा। तो हो सकता है पहले 4 लोग मिलकर जितना प्रोडक्शन करता हो, 5वां आदमी उतना प्रोडक्शन ना करे बल्कि टीपी आपका थोड़ा सा कम हो जावे, ऐसा भी हो सकता है, यानी आदमी बढ़ाने के बाद। और ऐसा होता ही है। अगर आप और ऑफिसेस खोल लो तो एक बात अलग है, लेकिन अभी क्या है, ऑफिस तो हमारा एक ही है और हम केवल एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि एक सीमा के बाद आपका उत्पादन धीमी गति से बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में लागू होता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल कृषि क्षेत्र में ऐसा होता है या उद्योगों में ऐसा होता है, ऐसा आपको अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपी पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट, यूपी पीजीटी की तैयारी में दिन रात लगे हुए हो, लेकिन क्या सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो? इतना सारा सिलेबस, हर जगह अलग अलग मटेरियल, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो क्या स्मार्ट प्रिपरेशन हो रही है? मेरा नाम है CA विशेष छतवानी। मैं पिछले 20 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पीजीटी कॉमर्स प्रैक्टिस बैच। इसमें आपको मिलेंगे 50 सैम्पल पेपर्स, हर चैप्टर के MCQ। ये पूरे MCQ लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड हैं और पिछले वर्षों में जो पैटर्न रहा है उसके ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं। तो अब
टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्मार्ट तरीके से अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अभी प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स काउंट ऐप डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, ऑन द थर्ड ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, हमने देखा था प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में तो हमने क्या देखा था कि आपका एमपी एक बार के लिए नेगेटिव ही हो जाता है, नीचे चला जाता है, 0 से भी नीचे चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का पॉजिटिव स्लोप होता है? नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो एपी के बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल। इनफैक्ट जहाँ से आपकी सेकेंड स्टेज लग जाती है, जहाँ पे आपका एमपी रेखा और एपी रेखा, है ना, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, इधर कर लेते हैं। मान लीजिए जहाँ पे एमपी रेखा और एपी रेखा एक दूसरे को काटती है, उसके बाद एपी रेखा हमेशा ऊपर रहती है और एमपी रेखा नीचे रहती है। सेकंड स्टेज में भी होता है और थर्ड स्टेज में भी होता है। तो वाकई में ऐसा होता है। ये तो क्वेश्चन थर्ड स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, भले आप किसी भी चित्र में जो अपन ने करके आए हैं उनमें देख लीजिएगा। थर्ड स्टेज में आप देखेंगे, मैं थोड़ा दिखाऊँ आपको पुराने चित्रों में, एक मिनट ना, एक चित्र दिखाता हूँ, देखो इसमें, है ना, ये आपका एमपी और एपी ने इस बिंदु पे काटा, इस बिंदु के बाद एमपी तो जा रहा है नीचे और एपी हमेशा ऊपर है। तो सेकंड स्टेज में भी ये रहेगा, थर्ड स्टेज में भी ये रहेगा। इवन एमपी नेगेटिव हो जाएगा, एपी तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अभी जो पूछ रहा था ये अपन से कि सीमांत उत्पाद वक्र पूरी तरह से औसत उत्पाद वक्र के नीचे होता है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड चरण में अपने को पता है कि एमपी नेगेटिव होने से कुल उत्पाद बढ़ता नहीं, घटता है। और थर्ड स्टेज में ये भी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसके बिंदा बी ही सही है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो ये क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। रिटर्न टू स्केल का संबंध लॉन्ग टर्म से है, लॉन्ग रन से है, जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका संबंध लॉन्ग पीरियड से है, दीर्घ अवधि से है, पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा का संबंध। ये बात हम आज पहले लेक्चर से कर रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो हम अध्ययन करते हैं उसको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। लॉन्ग रन में अध्ययन करते हैं तो उसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल एक फैक्टर में परिवर्तन करते हैं या एक फैक्टर को छोड़ के कुछ फैक्टर्स में परिवर्तन करते हैं। और इसी को आजकल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। और जहाँ तक अगर रिटर्न टू स्केल की बात है तो उसका संबंध लॉन्ग पीरियड से है। एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। अ चेंज इन स्केल मीन्स दैट, जब हम पैमाने में बदलाव की बात करते हैं तो उत्पादन के 2 कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, 3 कारकों को बढ़ाया जाता है, किसी को नहीं बढ़ाया जाता है, सभी को बढ़ाया जाता है, सभी को। रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि आप उत्पादन के सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन करते हो। अनुपातिक मतलब क्या? अगर आपने जैसे लैंड डबल कर दिया तो आप मशीन भी डबल कर दोगे, लेबर भी डबल कर दोगे, मटेरियल भी डबल कर दोगे। यानी उत्पादन के जितने भी साधन हैं आप सबको या तो डबल कर दोगे, चौबल कर दोगे, सबको 25% बढ़ा दोगे। जो भी आप करोगे वो चेंज उत्पादन के सभी साधनों में होगा। ठीक है, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू, ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, डिमिनिशिंग मतलब गिरते हुए रिटर्न, यानी मैंने वही एग्जांपल दिया ना कि शुरू में तो जब आप लेबर्स को और 1 2 3 4, जैसे मेरे पास अभी एक असिस्टेंट है, मैं दूसरा तीसरा लगाऊंगा ना, अभी मेरा काम थोड़ा एक बंदे से कम हो रहा है तो मैं सेकंड और थर्ड लगाऊंगा तो मेरा बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बढ़ाते जाऊंगा ना इस लालच में कि और बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा होता ही है कि बाद में आपका जो प्रोडक्ट का आउटपुट है वो कम होने लगता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन में अगर मान लो मेरे पास एक ही ऑफिस है और मैं आदमी लगाता जाऊंगा तो ये कुछ आदमियों के बाद इनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरने लगेगा। ऐसा शॉर्ट रन में होगा। और क्योंकि शॉर्ट रन में हम केवल एक ही चीज़ पे वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं, तो ऐसा आपको अल्पकालिक अवधि में देखने को मिलेगा, दीर्घकालिक अवधि में नहीं देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना। अब जैसे अपन बोलते हैं ना बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या है? जैसे आप यूँ समझो कि आपने उत्पादन के सभी साधनों में 10% की वृद्धि की, उत्पादन के सभी साधनों में 10% की वृद्धि की, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो 12% बढ़ गया, तो इसका मतलब है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अब आप पहला एग्जांपल देखो। पहले में कह रहा है कि हमने सारे इनपुट्स को दुगना कर दिया तो हमारा आउटपुट भी दुगना हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है।
ठीक है, ये दुगना करने पे ये भी दुगना हो गया, तो एक कांस्टेंट रिटर्न है। अगर आपने इनपुट में 50% की वृद्धि की लेकिन आउटपुट में केवल 25% की वृद्धि हुई, मतलब आपने माल मसाला तो 50% ज़्यादा लगाया लेकिन जो आपको रिजल्ट मिला वो 25% ही ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब है ये DRS है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब थर्ड में कहता है अगर हमने इनपुट में 1/4 वृद्धि की, मतलब 25% की वृद्धि की, तो हमें आउटपुट में 1/3 यानी 33.33% की वृद्धि देखने को मिली, तो ये आपका IRS है। ठीक है, क्योंकि आपने इनपुट्स तो बढ़ा है 25% लेकिन जो आउटपुट बढ़ा वो 25% से ज़्यादा बढ़ा, तो ये वाला केस आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड इनपुट। तो इतना देर पढ़ा के यानी ये बात हो गई कि रामायण खत्म हो गई, अब हम बता रहे राम कौन है, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताने वाले फंक्शन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, उत्पादन फलन आपके इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को दिखाता है। नेक्स्ट, रिटर्न टू स्केल विल बी सेट टू बी इन ऑपरेशन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात है। रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, सारे इनपुट्स बदल जाते हैं, आप फटाक से ए आंसर लगा दोगे, नहीं। सेकंड, ऑल इनपुट्स आर चेंज इन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्रोपोर्शन, मतलब सारे इनपुट्स में बदलाव होना चाहिए लेकिन एक तय दर से होने चाहिए, सारे डबल हो जाएं, सारे 50% बढ़ जाएं, सारे चौगुने हो जाएं, कैसा भी। तो न केवल सारे इनपुट्स बदलने चाहिए बल्कि वो एक तय प्रोपोर्शन में बदलने चाहिए, ऐसा है, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 2-3 बचे हैं। इफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर प्रेजेंट, है ना, अगर DRS है तो DRS का क्या मतलब है, देन इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 10%। तो अगर आपने इनपुट्स, है ना, क्या होता है जिसको समझ में आ जाता है ना उसको लिए तो बड़ा आसान है, नहीं तो वो बाकी बंदे तुक्के लगाते हैं। अगर इनपुट में आप 10% की बढ़ोतरी करते हो और DRS चल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, तो इसका मतलब है आउटपुट में 10% से बदलाव तो आएगा लेकिन 10% से कम आएगा। आई रिपीट, अगर आप इनपुट को 10% बढ़ाओगे तो आउटपुट बदलेगा तो सही लेकिन 10% नहीं बढ़ेगा, 10% से कम बढ़ेगा क्योंकि DRS का समय चल रहा है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन ने खुद ने लिखा है। तो ये कह रहा है कि इनपुट को 10% बढ़ाओगे तो आउटपुट 10% कम हो जाएगा, गलत। आउटपुट 10% बढ़ जाएगा, ऐसा तब होता है जब CRS चल रहा होता, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल चल रहा होता। आउटपुट बढ़ेगा पर 10% से कम बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स लीडिंग टू लेस देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड। कहता है सभी इनपुट के बढ़ाने पे भी, यानी रिटर्न टू स्केल का क्वेश्चन हो गया, सभी इनपुट बढ़ाने पर भी आउटपुट में अगर अनुपात से कम वृद्धि होती है, यानी मान लीजिए कि आपने सारे इनपुट्स को 80% बढ़ा दिया लेकिन आपका जो आउटपुट है वो 50% ही बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चल रहा है। ये उसी क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, तो इसका मतलब है घटते पैमाने के प्रतिफल की अवस्था चल रही है, क्योंकि अवस्था चलती है ना, इंसान के साथ बच्चे की अवस्था होती है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, अलग अलग अवस्था में उसका एंगर, एक्शन, व्यवहार सब अलग अलग तरह का होता है। उसी तरह से अगर ढलान की अवस्था चल रही है तो ढलान की अवस्था का मतलब है 80% इनपुट बढ़ाने पर भी आपका आउटपुट 80% से कम बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है घटते पैमाने के प्रतिफल का समय चल रहा है। और इसका लास्ट क्वेश्चन, अब आप इसको देखो, इसमें इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। इसमें देखो दोनों चीज़ों में इन्होंने चेंज किया है, लेबर जो जनरली वेरिएबल फैक्टर होता है और कैपिटल जो जनरली फिक्स फैक्टर होता है, इन्होंने दोनों फैक्टर्स में बदलाव लाया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सभी फैक्टर्स में बदलाव वाला क्वेश्चन हो गया, यानी ये रिटर्न टू स्केल वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो, ये लेबर में एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, 5 से 6, 5 की जगह 6 लगाए, 6 की जगह 7 लगाए, 7 की जगह 8 लगाए, यानी लेबर में ये एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। और ये कैपिटल मान लो लाखों में है, तो पहले 10 लाख रुपए लगाए, फिर 12 लाख लगाए, फिर 14 लाख लगाए, और इसको भी आप देखोगे कैपिटल ये 2-2 लाख रुपए के रेशो में बढ़ाते जा रहे हैं, यानी ये एक एक लेबर बढ़ाते जा रहे हैं और 2-2 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, यानी एक निश्चित अनुपात में इनपुट्स बढ़ाते जा रहे हैं। और आउटपुट भी देखो उसी अनुपात में बढ़ रहा है, ये 1:2 में बढ़ाते हैं, ये 1 बढ़ जाते हैं, फिर इन्होंने 1:2 अपनाया, यहाँ 1 बढ़ गया, यहाँ इन्होंने 1:2 बढ़ाया, 1 बढ़ गया। आप समझ रहे हो ना, आपका जैसे लाखों में हो गई, पहले 1 लाख यूनिट हुई, आपने जैसे ही इस निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया तो यहाँ पे आउटपुट फिर 1 लाख बढ़ गया, फिर इन्होंने निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया, फिर अनुपात 1 लाख बढ़ गया। इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल चल रहा है। मैं सरल शब्दों में बोलता हूँ, अगर आपने
इनपुट में 60% का इजाफा किया और आउटपुट में 80% का इजाफा हुआ, इसका मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का दौर चल रहा है, फर्स्ट अवस्था चल रही है। ठीक है, अगर आपने इनपुट में 60% का बढ़ावा किया और आउटपुट में भी 60% की बढ़त देखने को मिली, तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का दौर चल रहा है, जो कि इस मामले में है। ठीक है, और अगर आपने इनपुट में 60% का इजाफा किया और आपके आउटपुट में मात्र 40% का ही इजाफा हुआ, इजाफा तो हुआ कम हुआ, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चल रहा है। इस क्वेश्चन में जो चल रहा है वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो इसको बोलेंगे पैमाने पर स्थिर प्रतिफल। ठीक है, मैंने कोशिश की कि इस चैप्टर को मैं समझा सकूं, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे आएंगे। अगर आपने चैप्टर एक बार दो बार सुन लिया तो डेफिनेट आप इसके क्वेश्चन लगा पाओगे, आई गारंटी। ठीक है, चलिए चैनल पे बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप हमारा है कॉमर्स पॉइंट के नाम से, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है और ऐप डाउनलोड करना भी फ्री है, तो फ्री कंटेंट तो आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। पेड कंटेंट भी बहुत अच्छा कंटेंट बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।